So guys, I am here with part 3 of our elimination reaction series from Claydon. Elimination reaction की सीरीज में पार्ट 3 आज डिस्कस करेंगे। आपको अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आप पार्ट 1 सब्स्टिट्यूशन से देखते हुए सीरीज को आइए। एक वीडियो और आएगी इसके बाद E1 CB पे, आज E2 पे चर्चा करेंगे। पूरा चर्चा आज E2 की स्टीरियो पे होगा। इसके बाद E1 CB पे चर्चा होगी। 4 वीडियोस के साथ एलिमिनेशन भी फिनिश्ड, सब्स्टिट्यूशन की भी 4 वीडियोस आ चुकी है। अगर वो पूरे 8 वीडियोस आप अच्छे से देख डालते हो आपको एक गजब की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, ये पक्का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि असली एडवांस की चीज आपको यही मिलेगी मेरे सामने। ठीक है, आप रियल एडवांस सीरीज फॉलो कर लो, उसके कोई भी सवाल देख लो, उसके इतने अच्छे क्वेश्चन के कलेक्शन है कि आपको खुद फील हो जाएगा। ठीक है, तो असल एडवांस की चीज यहाँ मिल रही है। मैं जानता हूँ ऑडियंस कम होगी, जो असल एडवांस की चीज पढ़ना चाहते हैं बच्चे और जो पढ़ते हैं। एडवांस की प्रिपरेशन तो बहुत लोग करते हैं लेकिन वो असल एडवांस की प्रिपरेशन नहीं करते। उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जो असल एडवांस की चीज है वो यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप ढंग से पढ़िए। तो चलो आज बिल्कुल आराम से E2 एलिमिनेशन की बात करते हैं। खासकर कि जो एडवांस 2023 एस्पायरेंट है वो भी अच्छे से देखो इन वीडियोस को। अगर आप बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ चुके हो ना, उसके बाद अच्छे से देखो इनको। 2022 वाले तो देख ही सकते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, 2024 वाले तो अभी ऑर्गेनिक थोड़ा स्टार्ट भी नहीं किए होंगे पढ़ना, अभी तो वो स्टार्ट कर रहे होंगे जस्ट, है ना, तो उनके लिए कुछ खास नहीं है इसमें। अभी ऑर्गेनिक नहीं है तो पहले मोल कंसेप्ट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए अभी नहीं। 2023 ऑर्गेनिक पढ़ चुके होंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म्स। 2022 पूरा अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं इन वीडियोस के थ्रू, और रियल एडवांस सीरीज के प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से बनाओ। चलो देखो, कोई भी रैंडमली उसमें प्रॉब्लम आप निकाल लिया करो। कभी भी क्वेश्चन बनाने का मन है, कुछ पढ़ लियो, रैंडमली निकाल लो। नहीं तो आप सीरीज से फॉलो कर रहे हो, सीरीज से कर लो। रैंडमली निकाल लो, चलो पार्ट 35, पार्ट 34, पार्ट 38 ऐसे बनाता हूँ। उसमें हर में आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी मिले, बहुत अच्छे। चलो E2 एलिमिनेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे आ गई इसकी स्टीरियो की बात, और एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट होना चाहिए। पहली बात ये आ गई। अब देखो E2 एलिमिनेशन में जो CX है और ये CH है, तो किसकी ओवरलैपिंग होती थी? हम कहते थे यहाँ पे खाली सिग्मा स्टार पड़ा हुआ है CX का, और ये भरा हुआ सिग्मा CH पड़ा हुआ है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होती थी। अब देखो, हम समझने के लिए ऐसा मानते हैं कि ये वाला जो CX सिग्मा स्टार है ये इसके साथ पैरेलल होना चाहिए, तब आपकी बेस्ट ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझो। ठीक, ये बेस्ट ओवरलैप। मैं कहता हूं अगर प्लेनर भी है ना दोनों, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। अगर दोनों प्लेनर भी है और बाइटल, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है, क्योंकि ऑर्बिटल थोड़े डिफ्यूज नेचर के होते हैं। प्लेनर भी है ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। तो अगर आपको E2 एलिमिनेशन कराना है तो कंडीशन क्या है कि सिग्मा CH और सिग्मा स्टार CX दोनों क्या होने चाहिए? कोप्लेनर। अब उसमें दो तरह की प्लेनैरिटी हो सकती है। एक हो सकता है एंटी पेरिप्लेनर और एक हो सकता है सिन पेरिप्लेनर। तो इन दोनों में आप अगर ऐसे देखो तो भी दिख जाता है कि यार ठीक है, एंटी पेरिप्लेनर होने में ये इसके पीछे होता है तो ये बढ़िया है, एंटी पेरिप्लेनर बढ़िया है। लेकिन सिन पेरिप्लेनर में नहीं हो सकता ओवरलैपिंग, ये नहीं बोल रहा मैं, पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब आप समझो, एंटी और सिन में अगर ये एंटी पेरिप्लेनर होगा ना तो एक और फायदा है, एक और फायदा है कि जब इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे, ध्यान से, आपको ट्रांजिशन स्टेट बनाने आना चाहिए। आपको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं इन वीडियोस में ये सब नहीं आपको मैं आपको स्टीरियो नहीं पढ़ा रहा हूं पूरा, कि फिशर में कैसे बदलते हैं, वो क्या करते हैं, नहीं, उस पे नहीं जा रहा हूं मैं। अब देखो,
अगर ये X और H ये क्या हुए, देखो बॉन्ड्स आर फुल्ली पैरेलल लाइक दिस एंड दिस इज पॉसिबल बट लेस गुड अरेंजमेंट। लुक ये कौन सा हुआ, ये हुआ सिन पेरिप्लेनर एंड दिस इज एंटी पेरिप्लेनर। देखो जब एंटी पेरिप्लेनर है ना, तो जब इसका ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ध्यान से देखो, स्टैगर्ड। ठीक है, स्टैगर्ड। और ये कैसा आ रहा है, एक्लिप्स्ड। अब इन दोनों में आप खुद ही बताओ कौन सा अच्छा होगा। यहाँ पॉसिबल है, मैं बोल रहा हूँ कि प्लेन पे है तो कुछ पॉसिबल ओवरलैप है, बट एंटी पेरिप्लेनर में एक तो बॉन्ड्स भी बढ़िया पैरेलल है दोनों। ठीक है, बॉन्ड्स पैरेलल है, आप ऐसे सोचो। और दूसरी बात क्या बोल सकता हूं मैं, कि इसका जो कॉन्फर्मेशन आ रहा है वो स्टैगर्ड आ रहा है, स्टैगर्ड। इसको आप अगर न्यूमैन में कन्वर्ट करोगे तो, और इसको न्यूमैन में करोगे तो कैसा आ रहा है, एक्लिप्स्ड। तो अब आगे वाली स्टडी में हम कभी भी सिन पेरिप्लेनर मान के चीजों को नहीं हटाएंगे। अगर कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सिन से ही हटाना पड़ रहा है, कुछ ऐसा है प्रोडक्ट बनाना ही है, कुछ पॉसिबल नहीं है लेकिन प्रोडक्ट बन रहा है, तब सिन पेरिप्लेनर से आप प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, बना देंगे। ऑल्दो एडवांस में उसका सिग्निफिकेंस बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसे कम सवाल आते हैं, बट रियलिटी आपको बता रहा हूं। आगे देखते हैं। नाउ लुक एट दिस, एक एक इलस्ट्रेशन को बहुत पेशेंस के साथ, भाई ये वीडियोस को देखने के लिए आपको पेशेंस चाहिए अच्छे से, अब बहुत ज्यादा हड़बड़ाना नहीं, आराम से पेशेंस के साथ देखते चलो। देखो यहाँ पे देखो, आपके पास बी आर है और इधर आपके पास NaOET है। क्या होगा, ये वाला H हट सकता है, ये H हट सकता है। अब ये H हटेगा ना, तो थर्मोडायनेमिकली भी दो चीजें बन सकती है, क्या क्या, एक बन सकता है ट्रांस और एक बन सकता है सिस, दो चीज बन। लेकिन ये जो आ रहा होगा ना, ये कैसे आ रहा होगा, ये आ रहा होगा एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर जब होंगे ना तब ये आ रहा होगा, एंटी पेरिप्लेनर। और ये किससे आ रहा होगा, अब आपको लग रहा होगा ये सिन पेरिप्लेनर से आ रहा है, नहीं ये भी एंटी पेरिप्लेनर से ही आ रहा है, एंटी पेरिप्लेनर से ही आ रहा है। चलो देखो कैसे, अभी आपको समझ आएगा। ये भी एंटी से आ रहा है, ये भी एंटी से आ रहा है, लेकिन इसका जो एंटी पेरिप्लेनर जो कॉन्फर्मेशन आएगा ना, और इसका आएगा, वो दोनों में ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन अभी आप थोड़ा देखिए आपको समझ आएगा। उसका कॉन्फर्मेशन प्योर एंटी वाला बनेगा न्यूमैन, और इसका कॉन्फर्मेशन गॉस टाइप बनेगा। ठीक है, इसलिए सिस वाले का कॉन्फर्मेशन गॉस, एंटी पेरिप्लेनर, सॉरी ये जो बना अपना ट्रांस वाला, उसका कॉन्फर्मेशन प्योर एंटी, कॉन्फर्मेशन एंटी। देखो यहां ध्यान से, यहां देखो तो और अच्छे से समझ आएगा। तो क्या ये दोनों में कोई सी चीज एक एंटी पेरिप्लेनर से बनी और एक सिन पेरिप्लेनर से बनी है, ऐसा है क्या, जी नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों ही एंटी पेरिप्लेनर होने से ही बने H और Br के, बट जो एंटी पेरिप्लेनर होने में कॉन्फर्मेशन आया है, एक का एंटी आया है, एक का गॉश आया है, तो एंटी वाला अच्छा होता है, इसलिए काइनेटिकली भी ट्रांस वाला प्रोडक्ट अच्छा है, काइनेटिकली भी ट्रांस वाला प्रोडक्ट अच्छा है, थर्मोडायनेमिकली तो है ही अच्छा। अभी थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक्स अगर समझना है, सीधे इस वीडियो में आके कूद बैठे हो तो कुछ नहीं समझ आएगा, पीछे से देखते हुए आओ। ठीक है, हाँ ये देखो H और Br कैसे, एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर है, लेकिन एमी आजू बाजू है, तो कौन सा कंफर्मेशन बना, गॉश। गॉश से हटाओगे तो देखो बना सिस। ये देखो HBr एंटी पेरिप्लेनर है, आपने हटाया कौन सा कॉन्फर्मेशन आया, एमी, ये बना मेजर। ये देखो ये बना ट्रांस, ये बना ट्रांस, ये बना सिस, ये बना ट्रांस, ये बना सिस। ठीक है, ये कैसे बना होगा, ये बाजू से हटा देना, वो सिस ट्रांस वहां पॉसिबल ही नहीं है, बाजू से हटा दोगे तो वो बनेगा।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम इस E2 की स्टीरियो पे बात कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ये भी थोड़ा सा लेस डिस्कस्ड टॉपिक है, प्रोडक्ट बनाना तो जानते हो E2 की स्टीरियो पे बात कम होती है, आप इसको समझो अच्छे से। देखो ये क्या है, ये है और ये है, दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है, बिल्कुल कायदे से दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है। अब देखो, अभी आपको एंटी पेरिप्लेनर करके ही निकालना है। अगर आप देखो इसको एंटी पेरिप्लेनर करते हो ना, एच और बी आर को देखो, हमेशा पहले ना उसको आप न्यूमैन में कन्वर्ट करो और एच बी आर को एंटी पेरिप्लेनर करो, फिर देखो बाकी के लोग कैसे हो रहे हैं। तो देखो जब इस कॉन्फ़िगरेशन को आप एंटी पेरिप्लेनर करते हो तो तुमको यही मिलता है पीएच पीएच, और तुम्हें ये मिलेगा, इसका ट्रांस बोल सकते हो, जिसको ई फॉर्म बोला जाता है एल्कीन का। और अगर आपने इस पॉइंट के अराउंड कंफर्मेशन चेंज कर दिया, इस पॉइंट के अराउंड कंफर्मेशन चेंज कर दिया, तो अब जब आप इसका एंटी पेरिप्लेनर न्यूमैन कॉन्फर्मेशन बनाओगे तो आपको एच और बी आर जब एंटी पेरिप्लेनर मिलेंगे तो पीएच और पीएच आजू बाजू ही मिलेंगे, पीएच पीएच आजू बाजू ही मिलेंगे। तो इससे बनने वाला एल्कीन पॉसिबल सिर्फ कौन सा है, सिस है। ओनली सिस एल्कीन इज पॉसिबल, सिस एल्कीन इज फॉर्म्ड एज द मेजर वन, यही बनेगा। तो ये आप इस तरह से सिस एल्कीन या फिर जेड एल्कीन बना सकते हो। यहां पे भी लिखा हुआ है देखो, bromine anti-periplanar as hydroxide attacks CH bond and elements with this arrangement is preserved and the two phenyl groups end up trans alkene. This perhaps easier to see in Newman projection at the same conformation. ठीक है, वही बात लिखो। सेकेंड वाले पे क्या बात लिखी हुई है पढ़ते हैं एक बार। The second diastereomeric forms the Z alkene. For the same reason, the two phenyl groups are now on the same side of this plane, and in the reactive anti-periplanar conformation you will end up getting cis product. अगर सिन पेरिप्लेनर करे तो ट्रांस भी आ सकता है, सिन पेरिप्लेनर करे तो ट्रांस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम। तो सिस मेजर होगा, ट्रांस आ सकता है अगर सिन पेरिप्लेनर ज्योमेट्री से अगर अपन निकाल रहे होते हैं एच को, ठीक है, तो वहां से अगर एच बी आर निकाल रहे हो तो हो सकता है ट्रांस आ जाए, बट आपको मेजर ही बताना है। तो समझो समझो कैसे जाना है, इस तरह से जाना है पूरी कॉन्फ़िगरेशनल एनालिसिस के साथ। E2 आया फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन्स, द नेक्स्ट टॉपिक E2 फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन्स। इजी है, थोड़ा सा साइक्लोहेक्सेन के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता है मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको। साइक्लोहेक्सेन का बेटा मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा है, चेयर कन्फर्मेशन, ठीक है, चेयर कन्फर्मेशन सबसे स्टेबल है। चेयर कन्फर्मेशन में ये इस तरह से 6 बॉन्ड्स होते हैं ऐसे, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए पहले से। ये 6 बॉन्ड्स होते हैं, इनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड्स, दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स। कुछ रेड कलर से बना दे, चलो कुछ दूसरे कलर से बना दे रहा हूं मैं इधर, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये जो दूर दूर निकले हुए बॉन्ड्स हैं इनको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब जब भी आप किसी साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन बनाते हो तो पहली बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि जो मोस्ट बल्की ग्रुप है, मोस्ट बल्की, उसको आपको इक्वेटोरियल पोजीशन देनी है, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में रिपल्शन होता है 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। ये वाला ग्रुप, यहां प्रेजेंट ये वाला ग्रुप, और यहां पीछे प्रेजेंट ये वाला ग्रुप, ये तीनों ना ऐसे आपस में एक स्टेरिक क्राउडिंग जनरेट करते हैं और उस रिपल्शन से मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और वो थोड़ा अनस्टेबल काइंड ऑफ हो जाता है। तो हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि
जो हमारा ज्यादा बल्की ग्रुप है वो कहाँ सेट हो जाए, इक्वेटोरियल पे। अच्छा मान लो दो बल्की ग्रुप है तो दोनों को इक्वेटोरियल पे लगा दे, नहीं, एक को इक्वेटोरियल पे लगाओ, दूसरा उसके हिसाब से जहां बैठ रहा है वो लगाना पड़ेगा। आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज थोड़ी ना कर दोगे कि वेज वेज पे है तो उसको एक को वेज और एक को डैश पे कर दो, ऐसा नहीं। सबसे पहले वाले को आप, जो सबसे ज्यादा बल्कि दिख रहा है उसको आप इक्वेटोरियल पे लगाओ, अब दूसरा तो उसी के हिसाब से अरेंज होगा जहां है जैसा है ना। अब दोनों का ऐसा चेंज कर करके कहीं भी थोड़ी ना लगा सकते हो। तो समझो ये मोस्ट बल्कि है और इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा। एक एक चीज और होती है, ये दोनों ना ये फ्लिप भी करते रहता है, एक ऐसा बना हुआ इसी का एक फ्लिप्ड फॉर्म, ये फ्लिप भी करता रहता है। ये फ्लिप्ड फॉर्म में यहां जो चीजें एक्सियल में है ना वो इक्वेटोरियल में हो जाएगी। जब नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन है सभी तरफ एच 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 लगे हुए, तब ये दोनों का अमाउंट क्या होता है, बराबर। ये मैं थोड़ा पढ़ा भी दे रहा हूं साइक्लोहेक्सेन्स। तब ये दोनों का अमाउंट क्या होता है, बराबर। लेकिन अब अगर बल्कि ग्रुप्स आ गए, कुछ ग्रुप्स आ गए, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम किसी एक तरफ शिफ्टेड रहेगी। तो इस नॉलेज के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात बताऊं, अब अगर आपको E2 एलिमिनेशन कराना है, अब अगर आपको E2 एलिमिनेशन कराना है तो जो X होगा और जो H होगा वो हमेशा एक्सियल होना चाहिए एक दूसरे से, तब E2 एलिमिनेशन ज्यादा अच्छे से होगा। आप ऑर्बिटल डायग्राम से देख सकते हैं, तब अच्छे से होगा। अदरवाइज ना इसका जो एंटी बॉन्डिंग है, मानो ये एक्सियल में ना होके इक्वेटोरियल में होता ना अगर ये, तो इसके एंटी बॉन्डिंग पे ना इधर से कार्बन का सीसी सिग्मा बॉन्डिंग अटैक करके इसको निकालता, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाती। वो क्या होता है उस पर घबराना नहीं, वो आगे बता दे रहा हूं मैं थोड़ा सा, ऑल्दो वो आपको एडवांस में काम ज्यादा नहीं आएगा। चलो मैं आगे अब बढ़ता हूं। मैं सीधे क्या बोला मैंने, E2 कराने के लिए H और X को दोनों को एक दूसरे के क्या रहना पड़ेगा, एंटी पेरिप्लेनर रहना पड़ेगा। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। देखो क्या कह रहा है, इक्वेटोरियल एक्सिस एंटी पेरिप्लेनर टू सीसी बॉन्ड्स। ये तो सीसी बॉन्ड्स के एंटी पेरिप्लेनर है, ये सीसी बॉन्ड के। तो ये जो है यहां से आप E2 एलिमिनेशन HX का नहीं करा पाओगे। उसके लिए क्या करना होगा, देखो रिंग का फ्लिपिंग हुआ, इन्वर्जन हुआ, और इन्वर्जन होते ही क्या बताया मैंने क्या होता है, इन्वर्जन होते ही जो इक्वेटोरियल में वो एक्सियल में चला जाता है, जो एक्सियल में वो इक्वेटोरियल में चला जाता है। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल तो वही है ना जहां बल्कि ग्रुप कहाँ हो, इक्वेटोरियल में हो। जहां बल्कि ग्रुप कहाँ हो, इक्वेटोरियल में हो, ज्यादा स्टेबल तो वही है। तो देखो ये ज्यादा स्टेबल है। अब ये अपने आप को उस तरह से थोड़ी ना अरेंज करेगा कि मुझे E2 कराना है, ये तो अपना जैसे फॉर्म में रहता है वैसे रहेगा। फ्लिप्ड रिंग भी रहेगी, ये भी रहेगा, लेकिन फ्लिप्ड रिंग का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, कम होगा इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम है। लेकिन E2 कराना है तो यहां से नहीं होगा, वो फ्लिप्ड रिंग से ही होगा। तो ये देखो H और X दे आर एंटी पेरिप्लेनर, दे मस्ट बी एक्सियल टू ईच अदर, और ये डबल बना, तो यहां से ये पॉइंट बना, ये देखो फॉर E2 एलिमिनेशन बोथ CH एंड CX मस्ट बी एक्सियल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो अगला आपका ये जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है ना, ये वाला ऑब्जर्वेशन मैं कहूंगा ये एलिमिनेशन का एकदम सबसे मस्त एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। बिल्कुल फोकस के साथ इसको समझना। मैं आपको इससे चेयर फॉर्म बनाना अब नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो वो फिर अलग तरह की क्लास हो जाएगी, वो कॉन्फर्मेशन की क्लास हो जाएगी। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ, इससे चेयर फॉर्म बनाना आपको आता होगा। मैंने चेयर फॉर्म की काफी कुछ आपको बता दिया उसके बारे में, इससे चेयर फॉर्म आपको बनाना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखने में तो सेम लग रहा है, देखने में सेम लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ भी प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ से भी प्रोडक्ट बन रहा है, और 1:3 के रेशियो में। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट एक ही तरफ बन रहा है, वो भी 250 टाइम्स स्लोअर। क्या रीजन हो सकता है इसका, 250 टाइम्स स्लोअर प्रोडक्ट मिल रहा है। अब चलो देखे दोनों का चेयर बनाया हुआ है। पहले इसका चेयर, चेयर कैसे बनाते हैं वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, और उम्मीद है आपने सीखा होगा। तो देखो जब उसका मैंने चेयर बनाया ना,
तो उसका स्टेबल चेयर कैसे बनेगा? सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा दिख रहा था वहां पे? आइसोप्रोपाइल, ये वाला ग्रुप। तो हमें मेक श्योर करना है कि जो आइसोप्रोपाइल है ये कहां रहे? ये कहां रहे? इक्वेटोरियल पे। ये इक्वेटोरियल पे रहे, तब आपका रिंग क्या होगा? बहुत स्टेबल रिंग होगा, और उसका अमाउंट वहां क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखो, अगर मैं इसको एक्सियल में रखता हूं ना, तब क्या होगा? इसका अमाउंट क्या है? बहुत कम है। और अगर इसको इक्वेटोरियल पे रखता हूं तो इसका अमाउंट क्या है? ज्यादा है। ये फ्लिप किया रिंग को, और ऐसे इक्वेटोरियल पे है। जब देखो ध्यान से बेटा, जब ये इक्वेटोरियल पे आया ना, तो ये एच और सीएल अपने आप किस में आ जाएंगे? एक्सियल। और ये वाले सीएल के ये बाजू वाला एच भी किस में है? एक्सियल। तो ये भी निकलना फेवरेबल है, ये भी निकलना फेवरेबल है। तो ये निकला तो डबल एक बार यहां आया, ये निकला तो डबल एक बार यहां आया। इसलिए पहले केस में कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, और वो भी अच्छा तेज आएंगे, क्योंकि इस वाले फॉर्म का जो अमाउंट है, जहां एच और सीएल एक्सियल में है, ये वाले फॉर्म का जो अमाउंट है ये ज्यादा है, ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन दूसरे वाले केस में जब उसका हमने बनाया चेयर कंफर्मेशन, तो हमने देखा कि आइसोप्रोपाइल को हमने रखना है कहां पे? इक्वेटोरियल पे। जब उसको हमने इक्वेटोरियल पे रखा तो क्या हुआ? अरे यार, ये सीएल एक्सियल पे ना आके इक्वेटोरियल पे आ गया, सीएल इक्वेटोरियल पे आ गया। अब क्या करें? अब ज्यादा अमाउंट में तो ये रहेगा, लेकिन इससे क्या नहीं हो पाएगा? E2 नहीं हो पाएगा। इससे E2 नहीं हो पाएगा, तो रिंग को इन्वर्ट करेंगे, करके देखेंगे इन्वर्ट तो क्या होगा? हाँ, अब जो इक्वेटोरियल पे था वो एक्सियल में चला गया। तो देखो, सब इक्वेटोरियल वाले एक्सियल, क्योंकि रिंग ऐसी फ्लिप हो गई ना, फ्लिप हो गई ऐसे। अब देखो, लेकिन इसका अमाउंट क्या है? बहुत कम। देखो, इक्विलिब्रियम की साइन से समझ आ रहा है, इसका अमाउंट भी बहुत कम है, और इसके सीएल के इस बाजू में H एक्सियल पे है, लेकिन इस बाजू में जो H है वो कहाँ है? वो इक्वेटोरियल पे। तो ये कोई एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं दे सकता, प्रोडक्ट भी एक आएगा, और वो भी कैसा आएगा? काफी स्लो आएगा। एक आएगा और वो भी कैसा आएगा? काफी स्लो। तो ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन, अगर आपको ये बात थोड़ी समझ में आई है ना, तो बहुत अच्छा आपको फीलिंग आई होगी इसमें, कि हाँ यार ठीक है, बढ़िया है, ये समझ आया होगा। चलो आगे देखें, थोड़ा सा टाइम और लूंगा बस, ऑलमोस्ट अब E2 हमारा खत्म हो गया है। अब देखो इधर क्या बोल रहा है, ये एक बेस लिया हुआ है R2NLi, N माइनस स्ट्रॉन्ग बेस। क्या करेगा पहले? देखो, H और Br कैसे हैं? एंटी पेरीप्लेनर, ट्रांस में है। इससे इसने H निकाला, Br निकाला, और ये RR बनाया। फिर क्या हुआ? अच्छा, ये तो शायद इसी को लिख रहा है क्या? ठीक है। एंटी पेरीप्लेनर अगर होंगे तो देखो ये बनेगा, और अगर ये जो माइनस निकाल रहा है तो सिन पेरीप्लेनर होगा शायद। ये क्या लिखा है? CH-CBr बॉन्ड, CH और CBr बॉन्ड, सिन पेरीप्लेनर। तो E2 एलिमिनेशन कैसा होगा? स्लो होगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले ही बता चुके, एंटी में तेज, सिन में, लेकिन पॉसिबल सिन में भी है। अब इसी चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, अच्छा इलस्ट्रेशन है ये भी। यस, दिस इज ऑल्सो अ गुड वन। पहले क्या हुआ, ये 3 इक्विवेलेंट लिया है तो कुछ ऐसा बना दिया, रिएक्शन समझते हैं। पहले देखो, HBr निकला होगा। HBr किससे निकाले? एंटी पेरीप्लेनर से। क्यों? वही तेज होता है, उसी से निकालो। एंटी से निकाले। जब एंटी से निकाले ना, तो जो प्रोडक्ट बना वो ट्रांस बना। जो प्रोडक्ट बना वो ट्रांस बना। मजे की बात, ध्यान से देखो, जो प्रोडक्ट बना वो ट्रांस बना, प्रोडक्ट ट्रांस बना। अब ये ट्रांस बना ना, तो अब ये H और Br दोनों सिन पेरीप्लेनर हो गए। तो क्या फर्दर एलिमिनेशन ही नहीं होगी? होगी, होगी एलिमिनेशन, बट रेट कैसा होगा? स्लो होगा। तो यहां जो एलिमिनेशन होगा, तो ये देखो तुम्हारा बनेगा एल्काइन, लेकिन ये कैसा बनेगा? स्लोअर देन द फर्स्ट वन। और उसके बाद उसका कुछ नहीं, एसिड बेस हो रहा है, और ये ऐसा फर्दर। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस के साथ देखते जाओगे तो अच्छे से समझ आएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप लोग कि समझ पा रहे हो या नहीं।
चलो E2 का ये थोड़ा सा पोर्शन और रीजियो सिलेक्टिविटी ऑफ E2 एलिमिनेशन आसान है। आपको बताया हुआ है ना बल्की बेस, आप पार्ट 2 में जाके देखो अच्छे से। पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको बल्की बेस के बारे में बताया। बल्की बेस क्या बनाता है? हॉफमैन प्रोडक्ट। अपनी ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनाता है। मतलब भले वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल ना हो थर्मोडायनेमिकली, बट वही बनाना वो प्रेफर करता है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है अगर बेस आपका बल्की हो। जैसे टर्ड ब्यूटॉक्साइड बाहर से एच को निकालता है, स्टेरिक क्राउडिंग के अंदर ना घुस के बाहर से एच को निकालता है। वैसे ही यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने H3PO4 120 डिग्री OH और यहाँ पे Cl सेम तरह का दिख रहा है, 3 डिग्री 3 डिग्री ये, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट आया वो इधर आया। क्यों आया? क्योंकि ये कैसा बेस है बेटा? बल्की बेस। बल्की बेस ने क्या किया, ये बाहर से H को निकाला, ये गिराया, ये निकाला। अंदर से H निकालने से बेहतर कहां से निकालेगा? बाहर से निकालेगा। अंदर से भी निकाल सकता है, प्रोबेबिलिटी कम है, तो ये निकाला, तो ये बना देखो मेजर। थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल है बट मेजर है। लेकिन यहाँ पे देखो ये बना मेजर। क्यों? क्योंकि H3PO4 विथ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग एसिड इज नथिंग बट इवन एलिमिनेशन। इवन हुआ होगा, ये H प्लस लगा होगा, ये निकला होगा, प्लस आया होगा, आजू बाजू कहीं से भी डबल बॉन्ड फिट कर दिया, तो इवन एलिमिनेशन हुआ। ठीक है, चलो ये बिल्कुल आप रीड कर सकते हो, यही सब लिखा हुआ है, आपको हर इलस्ट्रेशन में अच्छे से समझा दे रहा हूँ, वो रीड करने की आपको खास जरूरत है नहीं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। एक से ये देखो, सॉरी, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी वही बात बताई गई बेटा और कुछ नहीं। क्या हो रहा है देखो, कि भले अगर ये बल्की बेस है तो भले आपके पास यहाँ पे H अवेलेबल है, H अवेलेबल, बढ़िया स्टेबल प्रोडक्ट आएगा, लेकिन वो बाहर वाले एच को ही निकालेगा, बाहर वाले ये वाले एच को ही निकाल के ये बनाएगा। दिस प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल बट काइनेटिकली दिस इज बेटर, काइनेटिकली दिस इज बेटर। एंड इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ दिस रिएक्शन, आप पार्ट 2 को अच्छे से देखो, वहां मैंने ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम तक से समझाया है। तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आगे कुछ और हो तो देखते हैं। देखो हाँ ठीक है, उसी को जस्टिफाई करने के लिए एक और डेटा है। ये तुम्हारे पास NaOH मतलब नॉर्मल बेस और ये बल्की बेस। तो देखो नॉर्मल बेस क्या बना रहा है, ये तुम्हारा एल्कीन और ये बाहर वाला एल्कीन, बाहर वाला एल्कीन बन रहा है लेस और ये बन रहा है ज्यादा। लेकिन टर्ड ब्यूटॉक्साइड बल्की बेस बाहर वाला एल्कीन बना रहा है ज्यादा और ये वाला बना रहा है कम। ऐसा भी नहीं कि नेग्लेक्ट कर देंगे, बोल देंगे नेग्लिजिबल है, अमाउंट कम है, देख लो नेग्लिजिबल नहीं है, 28% 30% बुरा नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यस, तो क्या बोल रहा है, इवन रिएक्शन गिव मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यस E2 एलिमिनेशन में गिव more substituted alkene but become more regioselective for less substituted alkene with more hindered bases, same thing लिखा हुआ है। ओके, तो अब ये हॉफमैन सेल्स है, वही बात है। इवन सीबी मैकेनिज्म पे लास्ट वीडियो हम करेंगे और इसके साथ एलिमिनेशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और बहुत अच्छे से चीज़ों को आप फॉलो करो और अपने जेईई एडवांस में बहुत अच्छा करो, और एडवांस की रियल चीज़ें आपको यही मिलेंगी, ध्यान रखना। ठीक।